गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्किंग ऑफ पोलिंग स्टेशंस इन इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस अराउंड द कंट्री जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें 96.8 करोड़ वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं वोट करने के लिए ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस के लिए। तो प्रोसेस क्या रहता है? सेक्शन 25 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेटअप और पब्लिश करने की लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस उनके डिस्ट्रिक्ट में। तो पोलिंग स्टेशंस को जो है डिस्ट्रिक्ट में जब सेटअप किया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि वोटर्स को 2 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े अपनी वोट देने के लिए। एक स्टेशन के पास मिनिमम 20 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। उस स्टेशन के पास कम से कम 1500 मैक्सिमम 1500 इलेक्टर्स जो है वो वहाँ पर वोट दें। एक विलेज जिसके पास 300 वोटर्स हैं उनको एक पोलिंग स्टेशन भी जो है वो अलॉट किया जाता है। लेकिन याद रखो, ये प्रिंसिपल्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको चेंज भी किया जा सकता है। पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग्स को भी जो है वो बुक किया जा सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और ओनर की जो है वो कंसेंट या फिर फोर्सफुली भी जो है उससे लिया जा सकता है वो बिल्डिंग के लिए। ड्राफ्ट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है लोकल पार्टी से इनपुट लेके, सिटीजन से इनपुट लेके, और उसके बेसिस पर ही पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं। तो अगर हम ऑफिसर्स देखें तो इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं। जो पहले पोलिंग ऑफिसर होते हैं वो वेरीफाई करते हैं इलेक्टर की आइडेंटिटी को। सेकंड जो है वो इंक लगाते हैं हाथ पे, वोटर के रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, चेक करते हैं, इशू करते हैं वोटर स्लिप को। थर्ड पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो वोटर स्लिप लेकर जो है सेकंड पोलिंग जो ऑफिसर ने दी होती है उसको देख लेकर जो है वो ईवीएम में वोट करवाने का काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि सही से वोट हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद आउटसाइड जब पोलिंग स्टेशन जो है वो सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं या जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो लगभग 10 से 12 पोलिंग स्टेशन संभाल रहे होते हैं। पोलिंग स्टाफ और रिटर्निंग ऑफिसर के बीच में लिंक का काम करते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय किए जाते हैं वल्नरेबल एरियाज़ में, ताकि कोई भी डेविएशन को रिपोर्ट किया जा सके। बूथ लेवल ऑफिसर्स भी होते हैं जो वोटर असिस्टेंस बूथ पे काम करते हैं, वोटर्स को असिस्ट करते हैं कि कैसे वो अपना पोलिंग बूथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस क्या होते हैं? वो स्टेशंस जो वल्नरेबल एरियाज़ में लोकेटेड हैं, जहाँ पर एबनॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अनयूजुअली हाई या फिर लो वोटर टर्नआउट एरियाज़ रहते हैं, जहाँ पर रेट्स रहते हैं, जहाँ पर रीपोलिंग रखी गई है, जहाँ पर इलेक्टोरल ऑफेंसेस की वजह से, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड वोटर्स वहाँ पर लोकेटेड हैं। तो इन पोलिंग स्टेशंस पे कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जाते हैं सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को देखने के लिए वोटिंग प्रोसेस की। जैसे पोल होने से पहले ईसी जो है वो प्री पोल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लेता है, रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं कैंडिडेट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज से, लीगली बाइंड कर देते हैं ट्रबल मॉन्गर्स को, और अगर ज़रूरत पड़े तो प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करते हैं उन लोगों की अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ के अंडर। पोलिंग डे के दिन CAPF और माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है उनको डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो लगभग 88.4 लाख पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ रजिस्टर्ड हैं वोट करने के लिए ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस में। सभी पोलिंग स्टेशंस के पास रैंप, व्हील चेयर्स और डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस होनी चाहिए। PWDs जो हैं उनको बिना किसी क्यू में लगे वोट करने के लिए जो है अलाउ किया गया है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं उन वोटर्स को। ठीक है, वो ईसी की जो सक्षम ऐप है उसका यूज़ करते हुए व्हील चेयर्स, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी बुक कर सकते हैं। इवन जो EVMs हैं या डमी बैलेट पेपर्स हैं वो ब्रेल फैसिलिटीज़ के साथ आते हैं, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड जो है वोटर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो है वो इंक्रीज़ होकर 75.9 मिलियन हो गए एज़ पर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024। तो ये रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है जो जिनीवा बेस्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर पब्लिश करता है, और ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स, कन्फ्लिक्ट और वायलेंस और डिज़ास्टर्स को के से रिलेटेड जो है उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिपोर्ट कह रही है कि 7.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड जो है वो लोग वो डिसास्टर्स की वजह से हुए। 68.3 मिलियन जो है वो कन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से हुए। सूडान, सीरिया, DR कॉन्गो, कोलंबिया, यमन लगभग हाफ ऑफ वर्ल्ड के जो है इंटरनली डिस्प्लेस पीपल्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है।
सूडान में हाईएस्ट नंबर है ऑफ कोर्स। साउथ एशिया में देखें तो 3 मिलियन पीपल जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड रहे, 80% उसमें से जो है अफगानिस्तान में है ऑफ कोर्स। इंडिया में मणिपुर वायलेंस की वजह से जो है 67,000 लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए। अब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर लीडिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और एनालिसिस है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। 1998 में इसको बनाया गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के कहने पर कि जो है नॉलेज गैप को फिल किया जाए ग्लोबल स्केल पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के कंटेक्स्ट में। ये पार्ट ऑफ नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इग्ला एस। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्मी जो है रशिया के इग्ला एस जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, बाय एंड ऑफ मई या अर्ली नेक्स्ट मंथ उसको रिसीव करना शुरू कर देगी। इग्ला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको रशिया ने डेवलप किया है। हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम है और इसको इंडिविजुअल या क्रू दोनों द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। डिज़ाइन किया गया है इसको लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को ब्रिंग डाउन करने के लिए। तो बेसिकली वी शोराड का जो होता है वो सोल्जर का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट एनिमी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और यूएवीज। और इसकी रेंज जो है अगर हम देखें 500 मीटर से लेके 6 किलोमीटर्स तक की है और ये लगभग 3.5 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड को टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कन्वर लेक। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कन्वर लेक जो एक माइग्रेटरी बर्ड का पैराडाइज था वो अब सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कन्वर लेक एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। इसको कबरताल झील भी कहते हैं और ये एक रेनफेड लेक है। बेसिकली एक रेजिडुअल ऑक्सबो लेक है जो कि मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरी है उससे बनी है। ये मेजॉरिटी ऑफ इंडो गेंजेटिक प्लेन्स जो है नॉर्दर्न बिहार के उसको कवर करती है ये लेक। उसको कवर करती है रिवर। तो वेटलैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर भी है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे। 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो इस साइट को इनहेबिट भी करती हैं। अब ऑक्सबो लेक क्या होती है? ये कर्व्ड लेक्स होती हैं जो वाइंडिंग रिवर के अलॉन्ग साइड जो है फॉर्म होती हैं ड्यू टू इरोजन या सेडिमेंट डिस्पोजिशन ओवर टाइम। ऑक्सबो लेक्स जो है वो टिपिकली क्रिसेंट शेप्ड होती हैं और इनका कॉमन फीचर होते हैं फ्लड प्लेन्स या फिर लो लाइंग एरियाज नियर रिवर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने कहा है कि वेनेजुएला का जो ओनली रिमेनिंग ग्लेशियर है हम्बोल्ट वो इतना छोटा हो गया कि अब उसको ग्लेशियर क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। तो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव 2009 में फॉर्म किया गया था COP15 के टाइम पर जो कोपेनहेगन में हुई थी। ये एक नेटवर्क ऑफ सीनियर पॉलिसी एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स हैं जो कि गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करते हैं और उन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि अर्थ के क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व किया जा सके जितना भी पॉसिबल है। 3 मेजर एरियाज ऑफ क्रायोस्फीयर पर ये फोकस रखते हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिक और हाई माउंटेन रीजन्स। अब जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है वेनेजुएला का, इसको ला कोरोना ग्लेशियर भी कहते हैं। 4900 मीटर्स अबव सी लेवल ये लोकेटेड है। शुरू में तो सोचा जा रहा था कि ये लगभग 1 डेकेड और चलेगा बट लेटेस्ट असेसमेंट्स में ये देखा गया है कि ये ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साहुल। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंस फाइंड किया है जो कि साहुल जिसकी वजह से उनको जो है वो लॉस्ट लैंडस्केप मिला है जो एंशिएंट डेज़ में एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से ह्यूमंस जो है अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल कर पाए। साहुल जो है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि अर्थ के सरफेस पे एक्सपोज हुआ। ह्यूमंस जब मिडल एज में आए जिसको हम लास्ट आइस एज भी कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया को जो करंट ऑस्ट्रेलिया है उसको पपुआ न्यू गिनी के साथ कनेक्ट करता था। तो इसका इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमंस जो है वो एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो ट्रैवल किए, ठीक है। तो आइस एज पीरियड कौन सा है? कोई भी जियोलॉजिकल पीरियड जिसमें थिक आइस शीट्स जो है वो वास्ट एरियाज ऑफ लैंड को कवर करती थी उसको हम आइस एज कहते हैं। आइस एज कोई ऐसा नहीं कि वो हमेशा कोल्ड ही रहती थी, कोल्ड या वार्म दोनों पीरियड्स उसमें अवेलेबल होते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 in 5 टीबी पेशेंट जो है उनको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। मोस्ट ऑफ देम जो है वो अनडायग्नोज रहते हैं। अगर कोई डायग्नोज हो भी जाते हैं तो उनको केयर नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत ही कम स्पेशलाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ पर वो केयर अवेलेबल होती है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन जो कि लंग्स के
अलावा किसी और ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं उनको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। तो ये जनरली स्टेन नेगेटिव बैक्टीरिया से होती हैं, किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो लोग HIV से अफेक्टेड होते हैं उनमें ये प्रेवलेंट रहती है ज़्यादातर। ये इन्फेक्शन जो है वो किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में जो है सरफेस हो सकती है और प्रेजेंट कर सकती है अपने आप को लाइक एनी नॉन TB कंडीशंस। ट्रबलिंग एस्पेक्ट इसका ये है कि प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस रहती है डिसीज़ मार्कर्स की, चाहे इसको हम इन्फेक्शन को आप जो है ट्रीटमेंट से रिजॉल्व भी कर दो। तो मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस इसके ये हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इवन फिजिशियंस तक में भी अवेयरनेस नहीं है इस डिसीज़ के बारे में, और अगर हो भी जाए तो एक्यूरेट डायग्नोस्टिक करना इसका जो है और जो है ट्रीटमेंट करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुलावा मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन प्रेसिडेंट ने कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बोल्स्टर करने के लिए न्यू न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल बुलावा रशिया की मिलिट्री आर्सेनल में ऐड किया है। ये बुलावा मिसाइल एक रशियन सबमरीन लॉन्च्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी ने डिज़ाइन किया है और इसको डेवलप किया गया है लेट 1990s में। डिज़ाइन किया गया है इसको डिप्लॉय करने के लिए रशिया की बोरी क्लास सबमरीन्स पर। ये कोर कंपोनेंट है रशिया की फ्यूचर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का। 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट ये मिसाइल है। इसका लॉन्च मास जो है लगभग 8 टन्स है। मैक्सिमम रेंज इसकी 8300 किलोमीटर्स तक रहती है और ये मिसाइल जो है वो इन फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी और रीटारगेटिंग के लिए केपेबल है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 250 से 300 मीटर तक की है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने लगभग 700 इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स जो है वो 3000 करोड़ तक के इशू कर दिए हैं, जब रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक गारंटीज़ देना शुरू किया गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स पर। तो श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि हम पैसा देंगे अगर ये सामने वाली पार्टी जो है वो अपना जो एक्शन करना है उसको या परफॉर्मेंस देनी है किसी भी ऑब्लिगेशन की, अगर वो उसमें फेल हो जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसमें 3 पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये गारंटी दे रही है कि समझ लो ये जो सामने जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अगर ये नहीं बना पाता है तो हम इसके बिहाफ पे जो भी लॉस होगा गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी हो सकती है जो थर्ड पार्टी जो इसकी बेनिफिशियरी है इस कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको ओब्लाइजी कहेंगे, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना पाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो जैसे अब इस कंटेक्स्ट में हम गवर्नमेंट ले लेते हैं थर्ड पार्टी को, तो गवर्नमेंट को पैसा हम देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कहती है। तो बेसिकली इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुए जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो श्योरिटी का देने का काम करती हैं, फाइनेंशियल गारंटी देती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेगा, अगर नहीं करेगा तो हम पैसा देंगे गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट का नुकसान होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म हो जाता है। तो इन केस जो प्रिंसिपल, जैसे इस कंटेक्स्ट में हम कॉन्ट्रैक्टर को ले रहे हैं, अगर वो फेल हो जाता है अपनी प्रॉमिस को डिलीवर करने में, तो मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो है ओब्लाइजी को पे की जाती है। ओब्लाइजी कौन हो सकता है इस कंटेक्स्ट में? गवर्नमेंट, है ना। सो इसमें 3 पार्टीज़ हो गई, श्योरिटी जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, ओब्लाइजी या बेनिफिशरी जैसे इस केस में हम गवर्नमेंट ले रहे हैं, और प्रिंसिपल जो समझ लो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये इंश्योरेंस बाई की है। ठीक है, तो कौन बाय कर सकता है इसको? चाहे कॉन्ट्रैक्टर बाय करे या बिजनेस ओनर बाय करे, जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो बाय करता है कि अगर मैं ना कर पाया ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल, तो इंश्योरेंस कंपनी आप मेरी बिहाफ पर जो गवर्नमेंट है या ऑब्लाइजी है उसको पैसा दे देना। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट बन गया ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत अच्छा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is working of polling stations in India. This topic is important for your polity and your governance section. So there are 10.5 lakh polling stations around the country where 96.8 crore voters are registered to vote in the ongoing Lok Sabha elections. So under section 25 of Representation of Peoples Act, the district election officer is assigned the responsibility to set up and publish the list of polling stations in their district. And the principles on which the polling stations are set up include that voters do not have to travel more than 2 kilometers to cast their vote. A station has a minimum area of 20 square meter. A station serves at most 1500 electors. A village with over 300 voters is provided with a polling station. However, these principles are flexible and they are not any hard and fast rules. Okay, so
The locations for polling stations include government or semi-government institutions. They are mostly chosen. Usually, private buildings are avoided, but in case if it is required, then the written consent of the owner is taken, or in case required, even forcefully it can be taken under Section 160 of RPA. The draft list is prepared with inputs from local political parties and citizens with respect to the polling stations. So, who are the officers who are employed at the polling stations? So, inside the polling station, there is a presiding officer and three polling officers. The first polling officer verifies the voter's identity. The second one applies the indelible ink on the index finger and maintains the voter register and issues voter slips. The third polling officer checks the voter slip issued by the second polling officer and manages the voting process in which the EVM's control unit is managed, and he ensures that an elector has been properly inked before being allowed to vote. Outside the polling station, there are sector officers or zonal magistrates who are appointed for around 10 to 12 polling stations to facilitate the link between polling staff and returning officer. There are micro observers also who are deployed in vulnerable areas to report any deviations. Booth level officers are also there at the voter assistance booth to assist voters in finding their polling booth. Okay, so what are the critical polling stations? These critical polling stations include vulnerable areas, uh, areas which have abnormal law and order situation, areas which have unusually high or low voter turnout rates, where repolling is held due to electoral offences, uh, areas which have a disproportionate number of absentee, shifted, and dead voters. So, in these polling stations, ECI takes some extra measures to ensure the security and integrity of the voting process. For example, before the poll is conducted, ECI conducts pre-poll confidence building initiatives, gets regular feedback from candidates and intelligence agencies, legally binds the identified troublemongers, and also uses the preventive detention to uh, against the troublemongers under appropriate sections of law. So on the day of poll, CAPF and micro observers are also deployed. With respect to persons with disabilities, we have approximately 88.4 lakh PWDs registered to vote in the ongoing Lok Sabha elections. EC has stringent guidelines with respect to all polling stations having ramp, wheelchairs, and designated parking spaces available at the polling station. PWDs are allowed to cast their vote without waiting in queues. Transport facilities are also available for voters with impaired mobility. For the visually impaired, EVMs and dummy ballot papers have braille facilities. They can also use ECI's Saksham app to book a wheelchair pick and drop facility and get assistance at the polling booth. Okay. So the next topic is Global Report on Internal Displacement 2024. This topic is important for your social issues. So in 2023, number of internally displaced people have increased to 75.9 million as per the Global Report on Internal Displacement 2024, which is an annual report published by the Geneva-based Internal Displacement Monitoring Center, which records internal displacements due to conflict and violence and disasters. So as per the report, 7.7 million people were displaced by disasters and 68.3 million were displaced by conflict and violence. Sudan, Syria, DR Congo, Colombia, and Yemen, they host nearly half of the IDPs, and Sudan has the highest number of IDPs recorded for a single country. With respect to South Asia, around 3 million people were living in internal displacement. About 80% of them were from Afghanistan. In India, Manipur violence alone accounted for 67,000 of them. Okay, so what is Internal Displacement Monitoring Center? It is the leading source of information and analysis on internal displacement. It was set up in 1998 at the request of international community to fill an important knowledge gap on the global scale and patterns of internal displacement. It is part of the Norwegian Refugee Council, okay, which is a non-partisan NGO. So the next topic is IGLAS. This topic is important for your security section. So Army is set to begin receiving another set of Russian IGLAS, very short range air defense systems, by the end of May or early next month. It is a man-portable air defense system developed by Russia. So it is a handheld defense system which can be operated by an individual or crew. It is designed to bring down low-flying aircraft.
So Vyshorad is the soldiers' last line of defense against enemy combat aircraft, helicopters, and UAVs in multi-layered air defense network. So these have a range of 500 meters to 6 kilometers, and they can attack targets up to an altitude of 3.5 kilometers. So the next topic is Kanwar Lake. This topic is important for your environment section. Kanwar Lake, which was once a migratory bird paradise, is now struggling for its survival. Kanwar Lake is Asia's largest freshwater oxbow lake, which is located in Begusarai district of Bihar, and it is also known as Kabartal Jheel, which is a rain-fed lake. It is a residual oxbow lake formed due to the meandering of Gandak River, which is a tributary of Ganga, and it is covering the majority of Indo-Gangetic plains of northern Bihar. This wetland is an important stopover for the Central Asian flyway also. 5 critically endangered species inhabit this site. So what is an oxbow lake? It is a curved lake formed alongside a winding river as a result of erosion and sediment deposition over time. Oxbow lakes are typically crescent shaped. Okay. So the next topic is International Cryosphere Climate Initiative. This topic is important for your environment section. So International Cryosphere Climate Initiative has said that Venezuela's only remaining glacier, the Humboldt or La Corona, had become too small to be classified as a glacier. So what is International Cryosphere Climate Initiative? It was formed in 2009 following the COP15 in Copenhagen meeting. It is a network of senior policy experts and researchers who are working with governments and organizations to create, shape, and implement initiatives designed to preserve the Earth's cryosphere as much as possible. So its work focuses on three major areas of the cryosphere: the Arctic, the Antarctic, and high mountain regions. The Humboldt Glacier of Venezuela is also known as the La Corona Glacier, and it is 4,900 meters above sea level. It was projected to last at least another decade, but latest assessments have found that the glacier has melted much faster than expected. So the next topic is Sahul. This topic is important for your environment section. So recently, archaeologists have found evidence of a lost landscape known as Sahul in the ancient days, which helped humans to travel across continents. So Sahul can be termed as a supercontinent, which stood exposed on the Earth's surface when humans were in the middle of what can be termed as the last ice age. So Sahul is connected to currently known Australia. Sahul connected the currently known Australia to Papua New Guinea, and it helped humans in ancient times to cross continents from Asia to Australia almost 7,000 decades ago. Ice Age is any geological period during which thick ice sheets covered vast areas of land. Ice ages are not uniformly cold, but they can be colder and warmer periods during the overall Ice Age period. Okay. So the next topic is extrapulmonary TB. This topic is important for your social issues. So nearly 1 in 5 TB patients have extrapulmonary TB, and most of them go undiagnosed, and the few who get diagnosed cannot benefit from care unless they visit a few specialist health facilities. So what is extrapulmonary TB? It refers to the tuberculosis infections affecting organs other than the lungs. It is often stain negative, and it can affect any organ, and it is more prevalent in the people living with HIV, and infections may surface in any part of the body and present itself like other non-TB conditions. So what is EPTB? So the troubling aspect of this extrapulmonary TB infection is that the prolonged is the presence of disease markers even after the infection has been resolved with treatment. So generally, due to lack of awareness, even among the physicians, the challenge remains, and uh, there is lack of accurate diagnostic and treatment criteria among the TB patients. Okay. So the next topic is Bulava missile. This topic is important for your security section. So Russian president has bolstered the country's military capabilities by ordering the addition of a new nuclear capable missile known as Bulava into the Russian military arsenal. So this is a Russian submarine-launched intercontinental ballistic missile. It was designed by Moscow Institute of Thermal Technology. Development of the missile started in late 1990s, and it is designed to be deployed on Russia's Bory-class submarines. So this Bulava missile is a core component of Russia's future strategic nuclear force. It is a three-stage solid propellant. It has a launch mass of about 8 tons, and it has a maximum range of 8,300 kilometers.
So it is capable of in-flight maneuverability and retargeting also. So this has an expected accuracy of around 250 to 300 meters. So the next topic is insurance surety bonds. This topic is important for your economy section. So insurance companies have issued about 700 insurance surety bonds, which are valued at about 3,000 crores. So what is a surety bond? It's a promise to be liable for the debt, default, or failure of another. So consider this as an example that it's a three-party contract in which the one party, in this case the insurance company, is guaranteeing that the contractor, let's say, so the principal will, let's suppose that it's a contractor of a infrastructure project, that insurance company will be paying to the government, in this case the third party or the obligee. Insurance company will be paying to the government in case the contractor fails to uh, uh, perform its obligations with respect to the infrastructure project. So it's a financial instrument in which the insurance companies act as surety, and they provide financial guarantee that the contractor will fulfill their obligations as per the agreed terms. So basically it's a risk transfer mechanism, and in case the principal fails to deliver on his promise, the monetary compensation is paid by the insurer to the obligee, in this case the government. So there are three parties involved into this contract: the surety, in which in this case the insurance company; then there is obligee or the beneficiary, in which in this case the government; and the principal, which is the contractor who is actually buying the insurance from the insurance company or from the surety. Okay, so who can buy this policy? So generally it is bought by the contractor or business owner who thinks that in case of his failure to perform the obligation, he would not be able to pay to the government. So that's why insurance company should be paying to the government on his behalf. So for that, to cover his risk, he buys this insurance. Okay, so it's kind of a security arrangement for infrastructure projects, and it insulates the contractor as well as the principal both. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.